नमस्कार साथियों, श्री राम क्लासेस जेट सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में शब्द विचार प्रकरण में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद जो है किया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द किए। आज हम बात करते हैं साथियों रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्दों की अगर हम बात करें तो रचना के आधार पर शब्द जो हैं वो तीन श्रेणियों में विभक्त होते हैं। तीन श्रेणियों में विभक्त होते हैं, कौन कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, फिर आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, और फिर आता है योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर कह लो या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर कह लो, शब्दों के तीन भेद होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है तो रूढ़ शब्द की, फिर आता है यौगिक शब्द और फिर आता है योगरूढ़ शब्द। अब क्या होता है रूढ़ शब्द, क्या होता है यौगिक शब्द और क्या होता है योगरूढ़ शब्द, इनके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य आता है कि इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा यौगिक है और कौन सा योगरूढ़ है। कक्षा को बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं इनको विस्तार से वर्णन। बात करते हैं पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द, इसके बारे में पहले तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं और फिर इनके उदाहरण। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो देखिए कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी के लिए वर्षों से, प्राणी के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण, वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में, किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए, प्रचलित हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं भी। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए, किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं भी, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए
रूढ़ शब्द के बारे में हम आपको थोड़ा सा उदाहरण से बता देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहां पर एक शब्द होता है घर। अब इस घर शब्द को हम देखें तो इसका तो सीधा सीधा अर्थ निकलता है, इस पूरे के पूरे पद का, इस पूरे के पूरे शब्द का तो अर्थ निकलता है कि क्या है कि ये रहने के लिए, तभी रहने का स्थान, रहने का स्थान जहां पर हम लोग रहते हैं, रहने का स्थान घर। लेकिन हम जब इसके टुकड़े करते हैं, खंड करते हैं, घ धन रे, तो इस घ का, इस रे का अलग से कोई अर्थ नहीं निकलता, इन खंडों का अलग अपना कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं कि जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता है पूरे शब्द का, लेकिन टुकड़े किए जाने के बाद में इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ कहलाते हैं। आइए इनकी विशेषता देख लेते हैं और फिर उदाहरण। विशेष देखो, पहला आता है कि जिन शब्दों के खंड, कहते हैं कि जिनके खंड सार्थक नहीं हो, कि जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं हो रूढ़ कहलाते हैं। और खंड किए जाने पर, खंड किए जाने पर कोई अर्थ न होना। ठीक है, खंड किए जाने पर कोई अर्थ न होना। और देखिए, जिन शब्दों के निर्माण का, जिन शब्दों के निर्माण प्रक्रिया, जिन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया जिन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया ज्ञात नहीं, ठीक है भी, जिन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं रूढ़ में आती हैं। और देखिए, वर्षों से किसी स्थान, वस्तु, प्राणी, किसी स्थान, वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त, मतलब वर्षों से, लंबे समय से किसी भी स्थान, वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हों, वे शब्द भी रूढ़ कहलाते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को अगर आप ध्यान में रखोगे, इन विशेषताओं को भी ध्यान में रखोगे कि जिनके खंड सार्थक नहीं हो या खंड किए जाने पर जिनका कोई अर्थ न निकलता हो, और जिन शब्दों की निर्माण की प्रक्रिया ज्ञात नहीं हो, या वर्षों से किसी स्थान, वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द रूढ़ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूढ़ कहलाएंगे। अब रूढ़ शब्द होते कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं कुछ शब्द जो रूढ़ हैं। जैसे देखिए, जैसे घर, नाक, दाल, दाल। और देखिए, गाय, दूध, दूध, गाय, दूध, पेड़,
पत्थर, पत्थर, पत्थर के बाद में देवता, देवता, आकाश, मेंढक, मेंढक, मेंढक के बाद में आगे देखिए रोटी, रोटी, स्त्री, लड़का, लड़का, लड़का के बाद में चल आदि। ये शब्द हैं साथियों कि घर, नाक, दाल, गाय, दूध, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, रोटी, स्त्री, लड़का, चल आदि। ये शब्द जो हैं, ये शब्द रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े किए जाने पर अर्थ नहीं निकलता, यानी कि टुकड़े नहीं किए जाने का मतलब आता है यहां पर इनका सार्थक अर्थ नहीं निकलता। टुकड़े किए जाने पर सार्थक अर्थ नहीं निकलता तो मतलब ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूढ़ कहलाएंगे। तो ध्यान रखना कि रूढ़ शब्द में क्या क्या जरूरी होता है। रूढ़ शब्द में जो जरूरी होता है वो ये विशेषताओं में आता है, जिनके खंड सार्थक नहीं हो। नंबर 2, जिनके खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकलता हो। नंबर 3, जिन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया ज्ञात नहीं है कि इनका निर्माण हुआ कैसे है। नंबर 4, कि वर्षों से किसी स्थान, प्राणी, व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रचलित शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं रूढ़ शब्दों के बाद में। दूसरा भेद, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब बात कर लेते हैं दूसरा भेद, यौगिक। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द, इनके बारे में बड़े ध्यान से देखना कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक पृथक अर्थ भी होता है। अर्थ भी होता है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हैं और उन शब्दों का अपना अपना, दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ भी होता है। दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर मूल शब्द से संबंधित मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी
बोध कराते हैं, नए अर्थ का भी बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं भी। यौगिक शब्द कहलाते हैं कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं भी। क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, विद्यालय। अब विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द को अगर हम तोड़ें तो इसमें दो शब्द हैं, एक आता है विद्या, एक आता है विद्या और दूसरा आलय। इन दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। विद्या का भी अपना अर्थ है और आलय का भी अपना अर्थ है। विद्या का अपना अलग अर्थ है और आलय का भी अपना अलग अर्थ है। लेकिन जब दोनों के योग से विद्यालय बनता है तो ये भी एक नए अर्थ का निर्माण करता है, ये भी एक नए अर्थ का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये यौगिक की परिभाषा आती है कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं और उन शब्दों का अपना अलग अलग या पृथक पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर के मूल शब्द या फिर अन्य मूल शब्द से संबंधित या फिर अन्य नए अर्थ का बोध भी कराते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं यौगिक के बारे में। पहचान देख लेते हैं सबसे पहले इनकी विशेषताएं। सबसे पहले तो आता है, देखो, समस्त संधि शब्द। समस्त संधि शब्द क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। प्रत्यय व उपसर्ग, प्रत्यय व उपसर्ग से बने शब्द, प्रत्यय व उपसर्ग के योग से बने शब्द भी यौगिक होते हैं। ठीक है भी। और देखिए, एक सेकंड, फिर देखिए, यौगिक में यौगिक शब्द में प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है। प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है, मतलब दो अलग अलग शब्द होते हैं तो प्रत्येक शब्द या प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है। प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है। तो ध्यान रखना कि समस्त जितने भी संधि शब्द आएंगे सारे के सारे यौगिक होते हैं। जितने भी प्रत्यय और उपसर्ग के योग से बने, प्रत्यय और उपसर्ग के योग से बने शब्द हैं सारे के सारे यौगिक होते हैं। और यौगिक शब्द में प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए कि यौगिक शब्द की क्या क्या विशेषता होती है, क्योंकि हमारे सामने क्या है कि कुछ उदाहरण होते हैं, उन उदाहरणों को हम देख करके बता सकते हैं कि यौगिक है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आपको उदाहरण रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि जितने संधि के शब्द हैं
जितने प्रत्यय उपसर्ग से बने शब्द हैं सारे के सारे यौगिक होते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रतिदिन, विद्यालय, राजमाता, रामायण, ठीक है, रमेश, हर पल, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, परोपकार, राकेश, ममता, अब देखिए और बहुत सारे शब्द हैं। संधि शब्द ले लो, प्रत्यय उपसर्ग ले लो, उपसर्ग के ले लो। विज्ञान, हलचल, दिवाकर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि यौगिक में आते हैं। कि जितने भी संधि स्वर हैं, जितने भी संधि के भेद हैं, संधि के शब्द हैं, सारे के सारे, जितने भी प्रत्यय उपसर्ग हैं, सारे के सारे प्रत्यय उपसर्ग के बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं आपको। जितने भी है, आ जन्म है, आ मरण है, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। आ जन्म, आकंठ, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, जितने मर्जी उठा लो। आपको बस इतना याद रखना है कि सारे के सारे संधि, सारे के सारे प्रत्यय उपसर्ग वाले शब्द क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। चलिए यौगिक के बाद आगे देखते हैं यौगिक के बारे में। और अब बात करते हैं योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? योगरूढ़ शब्द देखिए किन्हें कहते हैं योगरूढ़ शब्द? परिभाषा और उसके बाद में वे यौगिक शब्द, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले, पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित
अनेक अर्थों में से किसी अनेक अर्थों में से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित होते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कि वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित या प्रयुक्त होते हैं। किसी विशेष शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब योग रूढ़ शब्द की पहचान हम थोड़ी सी देख लेते हैं, उसके बाद में इसके उदाहरण। देखिए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण जो होते हैं साथियों, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। ध्यान रखना, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे सारे के सारे योग रूढ़ होंगे। ठीक है भाई। और देखिए, यौगिक शब्दों के से निर्मित परंतु विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले, कि यौगिक शब्दों से निर्मित हैं परंतु विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द योग रूढ़ होते हैं। जैसे देखिए, जैसे लांबोदर, त्रिनेत्र, पीतांबर, दशानन, पंचानन, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज आदि शब्द जो हैं, ये जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सारे के सारे योग रूढ़ कहलाते हैं। तो देखिए, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण और यौगिक शब्दों से निर्मित परंतु विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। लांबोदर, त्रिनेत्र, पीतांबर, दशानन, पंचानन, षडानन, चतुर्भुज, है ना, षटभुज, षडानन, ये सारे के सारे योग रूढ़ शब्द होंगे भी। तो साथियों, ये थे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, की रचना के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आज हमने इनके बारे में अध्ययन किया। अब आगे कक्षा में हम बात करेंगे विकार,
के आधार पर शब्द, कौन कौन से विकार के आधार पर शब्द होते हैं और कौन से नहीं होते, उनके बारे में हम बात करेंगे अगली कक्षा में। इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज की कक्षा यहीं समापन होती है। नमस्कार।